हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आयशा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमएस क्लासेस पर, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री। एंड आज की जो हमारी क्लास है वो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की क्लास, जिसमें हमारी बुक चल रही है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, जिसकी हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वी केमिकल फोर्सेस। तो इसमें अभी तक हम अपने 4 टॉपिक कवर कर चुके हैं। कौन कौन से? रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था। सेकंड टॉपिक हमारा फॉर्मल चार्ट था। थर्ड टॉपिक हमारा डाइपोल मोमेंट और उसकी एप्लीकेशन। फोर्थ टॉपिक हमारा पजान रूल था। आज का जो हमारा टॉपिक है पांचवा, वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, हाइड्रोजन बॉन्ड को बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक बातें बता देती हूँ कि बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड होता है वह आकर्षण बल जो दो एटम को जोड़कर एक कंपाउंड में क्या कर दे, कन्वर्ट कर दे या बना दे, वो क्या कहलाता है? आपका बॉन्ड। अब ये जो बॉन्ड है, एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं एटम बॉन्ड? स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, क्योंकि एक टाइम पर वो क्या चाहेंगे, जैसे भाई एटम रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, जब उसके पास स्टेबिलिटी नहीं होगी तो वो अनस्टेबल होने की वजह से वो क्या करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता रहता है। जैसे मैंने आपको इसका डेली लाइफ एग्जांपल बताया था कि जब हम खाना खाते हैं तो क्या हो गया, अब हमारे अंदर एनर्जी है। अब जब हमें एनर्जी है तो हम एक जगह तो टिक के बैठेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मतलब घूमेंगे चारों तरफ। ठीक इसी तरीके से हमारा एटम होगा, जब उसमें एनर्जी होगी तो वो क्या होगा, स्टेबल नहीं होगा। अब वो घूमेगा चारों तरफ, रिएक्शन करता फिरेगा इस तरीके से। और जब उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम, एक टाइम पर उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। और अब वो क्या चाहेगा कि मैं बस बैठ जाऊं, कहीं स्टेबल हो जाऊं। तो इसीलिए एटम क्या बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है। और बॉन्ड बना के वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो जब एटम बॉन्ड बनाता है तो उस कंडीशन में या तो वो इलेक्ट्रॉन को लेता है या फिर देता है, या इलेक्ट्रॉनों की क्या करता है, साझेदारी, बॉन्ड बनाते टाइम। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लेता है और दूसरा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को देता है, तो इस कंडीशन में जो बॉन्ड बनता है आयनों के बीच, एक पर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, दिया, और जिसने लिया उस पर क्या आ गया, आपका माइनस का चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। अब इन आयनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बनेगा वो कहलाता है आपका आयनिक बॉन्ड। इसी तरीके से अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, दो एटम के बीच इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है, दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है, तो इस कंडीशन में शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो क्या कहलाता है, आपका कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, थर्ड बॉन्ड टाइप का बॉन्ड होता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि एक एटम पूरी तरीके से अपने इलेक्ट्रॉनों को दे देता है और दूसरा सिर्फ क्या करता है, लेता है। तो ये जो बॉन्ड बनता है इसे बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और लास्ट होता है आपका मेटेलिक बॉन्ड, जो कि केवल मेटल और एटम के बीच बनता है। ठीक, तो ये बेसिक बातें हो गई। 4 तरीके के हमारे बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड। ठीक, तब देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है। अब एक चीज और समझा दूं मैं आपको, देखो, इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन यही तो होता है कि दो एटम क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये क्या कहलाता है, आपका इंटरेक्शन। जब दो एटम आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, ये कहलाता है इंटरेक्शन। अब ये जो इंटरेक्शन होता है, ये होता है 2 तरीके का, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन। जब दो एटम एक दूसरे को स्ट्रोंगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, ये कहलाता है आपका स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। और जब दो एटम एक दूसरे को वीक तरीके से, वीकली या कम अट्रैक्ट करें अपनी तरफ, तो ये कहलाता है वीक इंटरेक्शन। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। वीक इंटरेक्शन से जो बॉन्ड बनते हैं वो वीक होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से जो बॉन्ड बनते हैं या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होते हैं वो होते हैं आपके आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। ये आपके कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से बनते हैं। वीक बॉन्ड में आपका आता है वैन डर वाल्स फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हम आज पढ़ने भी वाले हैं। तो ये क्या होते हैं, वीक इंटरेक्शन से बनते हैं। वीकली ये क्या करेंगे, एक दूसरे को बस हल्का सा में शो होगा कि ये इसने दूसरे एटम को अट्रैक्ट किया, तो ये क्या कहलाता है, आपका वीक इंटरेक्शन। ठीक, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होगा, जब हाइड्रोजन एटम, समझना इसको एक बार, फिर मैं थ्योरी के साथ इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। इसको एक बार समझ लीजिए। क्या, जब हाइड्रोजन एटम किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ क्या होता है, अटैच्ड होता है, तो जब वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होगा, कौन, हाइड्रोजन, तो इस कंडीशन में आपको पता है क्या होता है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जिससे क्या होता है, उस पर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पर आपका क्या जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो इस कंडीशन में अब क्या होगा, हाइड्रोजन जो ये बना हमारा नेगेटिव चार्ज वाला, कौन सा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्या हुआ, जिसपे नेगेटिव चार्ज है। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन एटम के साथ क्या करें, इंट्रैक्शन करें,
तो ये जो इंटरेक्शन कहलाता है, ये जो इंटरेक्शन हुआ हाइड्रोजन एटम के बीच और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच, क्या हुआ, इसी से आपका बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। जब हाइड्रोजन एटम किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से क्या करता है, इंटरेक्शन करता है, तब जो बॉन्ड बनता है वो होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक बार इसको थ्योरी के साथ समझते हैं। देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड, व्हेन हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जब हाइड्रोजन एटम किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ता है, जैसे FON फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन, देन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तब जो साझे के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ शेयर्ड होते हैं या कहाँ चले जाते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। एंड कंपाउंड एक्ट लाइक अ डाइपोल, बताया था मैंने आपको, जब डाइपोल मोमेंट भी पढ़ाया था उस टाइम भी बताया था। तो देखिए क्या कंपाउंड जो होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, डाइपोल, उसमें दो पोल्स बन जाते हैं, एक पोल्स ये और एक ये नेगेटिव पोल्स। अब यहाँ पर ये कंफ्यूज मत हो जाना, ये जो बॉन्ड बनता है ये नहीं होता आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, ये होता है आपका कोवलेंट बॉन्ड। क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड। भाई कोवलेंट बॉन्ड में मैंने आपको पढ़ाया था ना ये कि कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, साझे के जो इलेक्ट्रॉन थे, अब क्या करा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी ज्यादा, तो इसने क्या करा, अपनी तरफ ये साझे के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिए, जिससे इस पर आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर क्या आ गया आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये बॉन्ड कैसा था आपका, कोवलेंट बॉन्ड था। यहाँ पर बन गए आपके अब डाइपोल, डाइपोल बन गए। अब क्या होगा, when a number of dipoles are present near each other, जब नंबर ऑफ डाइपोल्स एक दूसरे के पास पास क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। भाई जैसे एक डाइपोल ये था, अब ऐसे ही सिमिलरली एक डाइपोल हम यहाँ बना दें, ऐसे ही HF ले लें एक और कंपाउंड, और उसमें भी क्या कर दें, F की तरफ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और H पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो वो भी एक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। तो जब दो डाइपोल एक दूसरे के पास पास होते हैं, तब इस कंडीशन में क्या होगा आपका, एग्जिस्ट बिटवीन देम, सो हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी डिफाइंड। देखिए यहां से, देन अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन देम, तब इन डाइपोल्स के बीच क्या होता है कि अट्रैक्शन फोर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। सो हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है कैन बी डिफाइंड एज द अट्रैक्शन बिटवीन H एटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर मोलिक्यूल। इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि ये अट्रैक्शन होता है किस किस के बीच, हाइड्रोजन एटम के बीच और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच, दूसरे मोलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन से, क्योंकि ये एक क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। इसमें केवल अट्रैक्शन, हल्का सा इंट्रैक्शन होता है किसके बीच, हाइड्रोजन एटम के बीच और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच। तो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड, लिख दिया मैंने यहाँ पर। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, एक वीक बॉन्ड होता है, बिकॉज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ इट इज, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो होती है 8.4 से 36 किलो जूल पर मोल, एंड इट इज लेस देन कोवलेंट बॉन्ड, जो कि कोवलेंट बॉन्ड से क्या होती है, कम होती है। 50 से कोवलेंट बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो होगी 50 से 100 किलो जूल पर मोल। तो देखिए एक चीज समझिए, जिसकी बॉन्ड एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, क्या कह रही हूँ मैं, जिसकी बॉन्ड एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उसका वो बॉन्ड कैसा होगा आपका, स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि बॉन्ड एनर्जी होती है किसी भी बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी हम लगाते हैं वो क्या कहलाती है, उसकी बॉन्ड एनर्जी। ठीक, तो जो बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा हमें उसे तोड़ने के लिए उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी, और जो बॉन्ड आपका वीक होगा उसको तोड़ने के लिए हमें उतनी ही कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड एनर्जी होती है 8.4 से 36 किलो जूल पर मोल, जो कि कम है किससे, कोवलेंट बॉन्ड से। कोवलेंट बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो है 50 से 100 किलो जूल पर मोल। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कैसा है, वीक बॉन्ड है, किसकी कंपेयर में, कोवलेंट बॉन्ड की कंपेयर में वीक होता है। जैसे एग्जांपल अब यहाँ पर समझिए आप, जैसे ये था हमारे पास H और F, तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि जब हाइड्रोजन एटम अटैच होता है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, यहाँ पर हाइड्रोजन है आपका, ये क्या है, F इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो जब हाइड्रोजन एटम किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और जब ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो इस पर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे हो जाता है आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर भी सिमिलर एक कंपाउंड ऐसा ही HF यहाँ पर प्रेजेंट था। अब क्या होगा, इसमें भी डाइपोल्स बन जाएंगे, ये क्या हो जाता है, डाइपोल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी भाई एक पोल नेगेटिव एक पोल पॉजिटिव, ये हमारा डाइपोल कहलाता है। डाइपोल हो गया, अब दोनों तरफ बन गए हमारे डाइपोल। तो
डेफिनेशन में यही लिखवाया था कि व्हेन अ नंबर ऑफ डाइपोल आर प्रेजेंट नियर ईच अदर, जब ये दोनों डाइपोल एक दूसरे के पास पास प्रेजेंट होते हैं तब क्या होता है, इनके बीच क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। और ये जो अट्रैक्शन फोर्स है ये किस किस के बीच लग रहा है, देखो भाई यहाँ पे एक डाइपोल ये बना था, एक ये बना था, अब क्या हुआ, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया एफ पर, यहाँ पर एच पे पॉजिटिव और एफ पे नेगेटिव सेम। अब ये दोनों डाइपोल बन गए, अब इन दोनों डाइपोलों के बीच क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ, इसने इस एफ ने इस एच के इलेक्ट्रॉनों को क्या करा, खींचने की कोशिश की, भाई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये क्या करेगा, एच के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसके इनके बीच क्या हो जाएगा, एक अट्रैक्शन लगेगा, ठीक। वो पूरी तरीके से तो वो खींच नहीं पाएगा पर थोड़ा सा वीक तरीके से वो उसको खींचेगा, इन दोनों के बीच थोड़ा सा वीक क्या होगा, इंटरेक्शन होगा हाइड्रोजन के बीच और फ्लोरीन के बीच, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच। ये जो इंटरेक्शन है ये जो अट्रैक्शन है किस किस के बीच, हाइड्रोजन एटम के बीच और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच, यही आपका कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। एक चीज आपको एक और बता दूं मैं, जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो केवल 3 एटम ही बना सकते हैं, कौन कौन, एफ ओ एन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से, वो भी एफ ओ एन, इन तीनों के साथ ही हमेशा हाइड्रोजन क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वो क्यों बनाता है उसके लिए भी मैं आपको कंडीशन बताऊंगी, इसके लिए 2 कंडीशन है हमारी, ठीक। तो एक बार आप ये सारी थ्योरी नोट कर लीजिए फिर हम इसकी कंडीशंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए आपकी 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या, कि जो साइज होना चाहिए एटम का वो क्या होना चाहिए, लगभग सेम होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, जितना आपका हाइड्रोजन एटम का साइज होता है उतना ही जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हम ले रहे हैं उसका साइज उससे मैच खाना चाहिए, कहने का मतलब ये है, तभी वो इजिली क्या कर पाएगा, ओवरलैप कर पाएगा उसके साथ इफेक्टिवली, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन ये है कि जो हम एटम ले रहे थे वो कैसा होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। देखो जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था, कैसे बन रहा था हाइड्रोजन बॉन्ड, एक एच एफ ये था, एक एच एफ ये था हमारे पास, ठीक। तो क्या हुआ था, इसने इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसने क्या कर लिया था, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था, जिससे इस पे पार्शियल नेगेटिव आ जाता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। सेम इसी तरीके से इस वाले केस में होता है, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। अब क्या होगा, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही ना हो, दोनों एटम कैसे हो, सेम हो, तो क्या होगा, यहाँ पे डाइपोल्स नहीं बनेंगे, आपको पता है मैंने उसमें भी समझाया था आपको, किसमें, डाइपोल मोमेंट में भी ये चीज समझाई थी। तो अगर इसमें क्या होगा, डाइपोल से नहीं बनेंगे, अब जब डाइपोल ही नहीं बने, इसने नेगेटिव चार्ज इस पर आया ही नहीं, तो अब क्या होगा, ये इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं करेगा, और जब अट्रैक्ट ही नहीं करेगा तो क्या नहीं होगा, इनके बीच बॉन्डिंग नहीं होगी, और बॉन्डिंग नहीं होगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा इनके बीच। तो दूसरी कंडीशन यही है कि जो एटम लेंगे हम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपके कौन कौन से होते हैं, एफ ओ और एन, तो इनमें ही हमेशा आपका क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो इसकी आपकी ये 2 कंडीशंस है, ठीक है। तो ये कंडीशन आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम इसके टाइप पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। देखिए आपका जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो 2 तरीके का होता है, पहला होता है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा होता है आपका इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, जब हाइड्रोजन बॉन्ड 2 या 2 से अधिक कंपाउंडों के एटम के बीच बनता है तब उसे कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध हिंदी में बोलते हैं इसको। जब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, 2 या 2 से अधिक कंपाउंडों के एटम के बीच बनता है, उसे बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही कंपाउंड के एटम के बीच बन जाए तब उसको बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए जो होती है आपकी इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है उसमें क्या होता है कि इफेक्टिव सरफेस एरिया जो होगा कंपाउंड का वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इफेक्टिव सरफेस एरिया बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है जब किसी भी मॉलिक्यूल को हम तोड़ दें और उसे किस में चेंज कर दें, लिक्विड फॉर्म में चेंज करें या फिर गैस फॉर्म में। तो जब यहाँ पर हम किसी कंपाउंड के इंट्रैक्शन को तोड़ेंगे, भाई देखो जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बने तो उसके बीच इंट्रैक्शन उतना ही ज्यादा हुआ, तो उन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें जितनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही बढ़ेगा क्योंकि इंट्रैक्शन होगा, बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े हुए होंगे, सारे हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के बाद ही तो हम उन्हें अलग अलग कर सकते हैं। तो उनको अलग अलग करने के लिए हमें बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी उन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और एनर्जी जितनी ज्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट भी उसका क्या होगा, उतना ही ज्यादा। तो देखिए एक बार इसकी थ्योरी,
इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हाइड्रोजन बॉन्ड को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड विल फॉर्म बिटवीन एटम्स ऑफ टू और मोर देन टू कंपाउंड। जब हाइड्रोजन बॉन्ड दो या दो से अधिक कंपाउंडों के एटम के बीच बनता है, देन इट इज नोन एज इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तब इस कंडीशन में से बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इन दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग में द इफेक्टिव सरफेस एरिया जो होगा कंपाउंड का वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, कोमा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड विल इंक्रीज, और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा कंपाउंड का वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इन दिस बॉन्डिंग द कंपाउंड हैव हाई सोलिबिलिटी इन वाटर। इस प्रकार की बॉन्डिंग में कंपाउंड जो होगा वो हाईली क्या होगा, सोल्युबल होगा, किसमें, वाटर में ज्यादा घुलनशील होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अगर किसी मॉलिक्यूल में वो एग्जिस्ट करती है तो वो मॉलिक्यूल वाटर में सबसे ज्यादा क्या होगा, सोल्युबल। इस तरीके के आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कौन ज्यादा सोल्युबल होगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम कि अगर इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी, यानी कि एक से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड मिल रहे होंगे किसी कंपाउंड में देखने को, तो उस कंडीशन में उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा, और उसकी जो सोल्युबिलिटी होगी वाटर में वो भी क्या होगी, ज्यादा। तो जैसे इसका एग्जाम्पल है HF, एक HF ये रहा। अब ये जो HF है ये इधर की तरफ एक मॉलिक्यूल इसमें और हुआ, उसके बीच बॉन्डिंग हो गई, ठीक, एक बॉन्डिंग ये हो गई, एक बॉन्डिंग ये हो गई। इसी तरीके से इस F ने इधर की तरफ एक बॉन्ड बना लिया H। तो इस तरीके से देखो, एक बॉन्ड यहाँ पर, एक यहाँ दो, और एक यहाँ पर तीन। तो ये तीन तरीके के तीन हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिल गए। तो क्या हुआ, दो या दो से अधिक कंपाउंडों के एटम के बीच जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसे हम बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकेंड है आपका इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसे बोलते हैं अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध। When hydrogen bond will form between atoms of same molecule और compound, जब हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही एटम के एक ही कंपाउंड या मॉलिक्यूल के एटम के बीच बनता है, देन इट इज नोन एज इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तब उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इन इट सरफेस एरिया, जब एक ही कंपाउंड के एटम के बीच बनेंगे तो ज्यादा से ज्यादा एक ही तो बॉन्ड बनेगा, तो इस कंडीशन में सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा। सरफेस एरिया भी कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इजीली हम उसको उसके मॉलिक्यूल को सेपरेट कर लेंगे ना। जब भाई सरफेस एरिया ही कम होगा, वो ज्यादा दूर दूर तक नहीं फैले हुए या ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहे, उसमें एक ही बन रहा है, इसको इजीली हम तोड़ लेंगे इस हाइड्रोजन बॉन्ड को। तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। और इस बॉन्डिंग में एक चीज इसमें भी यही ध्यान रखोगे कि बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया, और क्या होगा, दिस कंपाउंड आर नॉट सोल्युबल इन वाटर। और इस तरीके के जो कंपाउंड होंगे वो वाटर में सोल्युबल नहीं होंगे। तो ये याद रखोगे, इसमें जो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उस जब वो किसी कंपाउंड में पाई जाएगी तो वो कंपाउंड आपका क्या होगा, वाटर में सोल्युबल होगा। और अगर किसी कंपाउंड में इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है तो वो वाटर में सोल्युबल नहीं होगा। अब जैसे इसका एग्जांपल है ये मॉलिक्यूल है। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो एक H यहाँ पर है, यहाँ पर दिख रहा है आपको O। मैंने बताया था हमेशा FON ये एलिमेंट आपके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर आपको O दिख रहा है। अब ये O क्या करेगा, इसके इस H के साथ क्या कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप देख रहे हो एक ही कंपाउंड के एटम ने क्या कर ली, बॉन्डिंग कर ली, ठीक, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। तो ये कहलाता है आपका इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर भी क्या करेगा, ये H इस O के साथ बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, ठीक। तो ये दोनों आप एक बार नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन भी सेम उसी तरीके से होगा जैसे अभी मैंने फर्स्ट बताया कि हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि मॉलिक्यूल के एटम जो है उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है या नहीं हो रही, और अगर हो रही है तो कौन सी वाली हो रही है, इंटरमोलिक्यूलर हो रही है या फिर इंट्रामोलिक्यूलर। तो देखिए, वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O इज मोर देन H2S गैस। H2O मॉलिक्यूल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है किससे, H2S गैस से। क्यों, तो रीजन वही सेम देखो, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल फॉर्म इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद ईच अदर। क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, जिसकी वजह से सो देयर सरफेस एरिया, जिससे क्या होता है उनका सरफेस एरिया एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल इंक्रीज। वाटर के जो मॉलिक्यूल है उनका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। एंड इट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, और वो किस में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड स्टेट में।
अब सेकंड जैसे H2S था, H2S मॉलिक्यूल हैव नो टेंडेंसी, H2S मॉलिक्यूल में टेंडेंसी नहीं होती हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की। भाई देखो जैसे H2S मॉलिक्यूल था हमारा H2S, इसमें दो तो H है और एक S है। अब क्या होगा, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी हो जाएगी ना, देखो ऐसे यहाँ रहेगा, H यहाँ H यहाँ, तो यहाँ पर अगर कोई O भी होगा तो ये बॉन्डिंग ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हमेशा किसमें होगी, H और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच। तो क्या होगा, इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो इफेक्टिव सरफेस एरिया और बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या रहेगा, बहुत ज्यादा कम रहेगा। सो इट विल एग्जिस्ट इन वेपर और गैस स्टेट, इसलिए ये वेपर या फिर गैस स्टेट में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अब देखो जैसे ये रहा, वाटर के मॉलिक्यूल थे, भाई यहाँ पे दो भी ले सकते हो आप, तीन भी ले सकते हो, जितने भी दिखाना चाहो। वाटर के मॉलिक्यूल दो ले लिए हमने, तीन ले लिए, एक ये रहा एक ये रहा, ठीक। अब इसमें क्या होती है, वाटर के मॉलिक्यूल में आपकी होती है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो मॉलिक्यूल भी होंगे तब भी उनके बीच क्या होती है, मैंने बताया था ना, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो या दो से अधिक कंपाउंडों के एटम के बीच होती है। तो यहाँ पर आपके तीन मॉलिक्यूल है। अब क्या हुआ, इसके H, यहाँ पर H दिख रहा है हमें और यहाँ पर इसका O आ रहा है, तो H और OH ये दोनों कहीं भी दिख जाए तो इनके बीच क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, और कौन सी, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो ये तो थे बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्वेश्चंस। अब आते हैं इस पे क्वेश्चन सोलिबिलिटी के आधार पर। सेम वही, जिसका भाई जिसमें क्या होगी, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और उसकी जो सोलिबिलिटी होगी वाटर में वो बढ़ जाएगी। तो एक बार आप ये क्वेश्चन और नोट कर लीजिए, इसके बाद हम सोलिबिलिटी के आधार पर देखेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा, अमंग प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग सोलिबिलिटी इन वाटर। इन तीनों में हमें ये बताना है कि किसकी सोलिबिलिटी वाटर में सबसे ज्यादा कम होगी। तो देखिए जो होता है आपका प्राइमरी अमीन, उसकी सोलिबिलिटी वाटर में सबसे ज्यादा होगी, फिर उसके बाद होगी आपका सेकेंडरी अमीन, फिर उसके बाद टर्शरी अमीन। ऐसा क्यों होगा इसको समझो। देखिए जैसे ये है आपका प्राइमरी अमीन का फॉर्मूला होता है आपका RNH2, ठीक। हमें किसमें सोलिबिलिटी देखनी है, वाटर में इसकी। तो वाटर के मॉलिक्यूल हमने यहाँ पर लिख लिए, ये हो गए हमारे वाटर के मॉलिक्यूल, ये हो गया हमारा प्राइमरी अमीन। अब इसमें आपको दिख रहा होगा, इसके पास N के पास क्या है, दो हाइड्रोजन एटम क्या है, फ्री है। अब इसके पास दो हाइड्रोजन एटम फ्री है, यहाँ पर H2O का O मॉलिक्यूल है, तो ये H के साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, और यहाँ पर भी ये वाला H इस O के साथ क्या कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है, और वो भी कौन सी, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो उसकी जो सोलिबिलिटी होगी वाटर में वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब आ जाओ सेकेंडरी अमीन पर। सेकेंडरी अमीन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है आपका R2NH, ये होती है आपकी सेकेंडरी अमीन। तो देखिए सेकेंडरी अमीन में क्या है, यहाँ पर दिख रहा है आपको एक H है बस खाली, N के पास एक H है खाली, किसके लिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ के लिए। तो क्या होगा, इसमें केवल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। एक हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनेगा तो ये क्या होगा, थोड़ा सा पार्शियली सोलेबल होगा, ज्यादा नहीं होगा, कम मात्रा में सोलेबल होगा, किसमें, वाटर में। अब आपकी बात आती है टर्शरी अमीन की। टर्शरी अमीन का फॉर्मूला होता है आपका R3N। इसमें एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। जब हाइड्रोजन एटम ही प्रेजेंट नहीं होगा तो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं करेगा, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो ना तो उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, ना उसकी सोलिबिलिटी बढ़ेगी, ना उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक। तो इसलिए जो सोलिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है वो प्राइमरी अमीन की होती है, फिर सेकेंडरी की, और फिर उसके बाद टर्शरी की लेस। तो यहाँ पर हमने आंसर में यही चीजें लिखी है, एक बार समझो इसको। प्राइमरी अमीन्स आर कंप्लीटली सोलेबल इन वाटर। प्राइमरी अमीन्स जो होते हैं वो कंप्लीटली सोलेबल होते हैं किसमें, वाटर में, बिकॉज दे हैव two hydrogen bonds on their nitrogen atom to form intermolecular hydrogen bonding with water। because क्योंकि जो नाइट्रोजन एटम होता है उसके पास दो हाइड्रोजन एटम होते हैं फ्री, किसके लिए, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, इसलिए सो दे हैव मोर सोलेबल इन वाटर, इसलिए ये मोर सोलेबल होता है किसमें, वाटर में। यहाँ इसका एग्जाम्पल है,
अब आ जाओ सेकंड पर। सेकंड में क्या होगा, सेकेंडरी अमीन्स हैव वन हाइड्रोजन एटम। सेकेंडरी अमीन के पास एक हाइड्रोजन एटम था। ऑन देयर नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम के पास टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए विद वाटर के साथ। बट इट इज वीकर, लेकिन ये कमजोर होती है किससे, प्राइमरी अमीन से। भाई प्राइमरी अमीन में दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो उससे तो ये लेस होगा, तो क्या होगा, बट इट इज वीकर देन प्राइमरी अमीन्स, सो सेकेंडरी अमीन्स आर पार्शियल सोलेबल इन वाटर। इसलिए जो आपका होता है सेकेंडरी अमीन वो पार्शियल सोलेबल होता है वाटर में। ठीक, ये हो गया आपका यहाँ पर सेकेंडरी अमीन। तो देखो इसमें एक ही एच है और ये एक ही एच क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा, तो इसकी कंपेयर में इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी होगी, वीक होगी। टर्शरी अमीन्स कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। टर्शरी अमीन जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता वाटर के साथ। क्यों, क्योंकि इसके पास एक भी हाइड्रोजन एटम फ्री नहीं होता हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। सो बिकॉज दे आर, यहाँ पर लिखना बिकॉज दे आर नाइट्रोजन एटम हैज नो फ्री हाइड्रोजन एटम फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन एटम पर कोई फ्री हाइड्रोजन एटम नहीं होता हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। इसलिए ये क्या होता है, सबसे ज्यादा लेस सोलेबल होता है वाटर में। कौन, टर्शरी अमीन। ठीक, तो सोलिबिलिटी पर इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से पूरा ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला हमारा, कि जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे किसी भी मॉलिक्यूल में जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेंगे, या बोल लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा हुई उसका सरफेस एरिया उतना बढ़ेगा, सरफेस एरिया जितना बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट उतना बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा बढ़ेगा उसकी जो सोलिबिलिटी होगी वाटर में वो भी क्या होगी, उतनी ही इंक्रीज होगी। तो ये सोलिबिलिटी हुई, बॉइलिंग पॉइंट हुआ, या सरफेस एरिया, ये सब किस पे डिपेंड कर रहे हैं, हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रेशियो पर। ठीक, तो एक बार ये सारी थ्योरी आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंप्लीट। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या चीज डिस्कस की है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, हाइड्रोजन एटम का किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जो बॉन्डिंग होती है या अट्रैक्शन होता है वो क्या कहलाता है, आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके लिए हमने कंडीशन पढ़ी, इसके लिए दो कंडीशन थी कि एटम का जो साइज होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो एटम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ठीक, दो कंडीशन ये पढ़ी। फिर इसके टाइप पढ़े, दो तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, पहले इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरी इंट्रामोलिक्यूलर। इंटरमोलिक्यूलर में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक से ज्यादा कंपाउंड के एटम के बीच हो तो इस कंडीशन में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसे बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब एक ही कंपाउंड के एटम के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसको बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से मॉलिक्यूल का ओवरऑल सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ने से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से उसकी जो सोलिबिलिटी होगी वाटर में वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरीके से जो आपकी है इंट्रामोलिक्यूलर, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से क्या होता है, मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो उसकी जो वाटर में सोलिबिलिटी होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सोलिबिलिटी बोल लो, बॉइलिंग पॉइंट बोल लो, या फिर सरफेस एरिया, ये सब कब बढ़ेंगे, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो मात्रा है वो बढ़ेगी, या हाइड्रोजन बॉन्ड जितने ज्यादा बढ़ेंगे तब ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। ठीक, तो हमने फिर उसके क्वेश्चंस पढ़े कि सोलिबिलिटी की कंपेयर हम कैसे करेंगे, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आधार पर ही करेंगे कि जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसकी सोलिबिलिटी उतनी ज्यादा। इसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट के हमने क्वेश्चंस देखे। तो आज की क्लास में हमने ये सारी चीजें डिस्कस की हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।